हमें क्या मिला बच्चे? एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इधर बात नहीं, इधर देखो, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। हम इसको कैसे लिखें? डी क्यू बाई डी टी, ये आपका के है। के किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस एंड एरिया। Am I right? Yes, sir. More is the area, more will be the energy loss. स्टीफेंस लॉ क्या कहता है? डी क्यू बाई डी टी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी टू द पावर 4 पर यूनिट एरिया। देन डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या हो जाता है? एप्सिलॉन ए सिग्मा टी टू द पावर 4। ये स्टीफेंस लॉ के हिसाब से हो गया। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये तो हर बॉडी का एनर्जी लॉस करता है। कितना एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। और कितना नेट लॉस हुआ डिपेंड करेगा डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। स्टीफेंस लॉ से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव करे हुए हैं। एम आई राइट? जब एनर्जी लॉस होगा इतना तो टेम्परेचर फॉल होगा बॉडी का। टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग। अब देखो आप ध्यान से, क्या होता है? डी क्यू, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है, इसकी टेम्परेचर थीटा, इसकी टेम्परेचर थीटा नॉट, मतलब इसकी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू थीटा प्लस 273, इसके टेम्परेचर टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 273। डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? जब थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, डिफरेंस इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एम आई राइट? इसमें नेट हीट लॉस, मतलब इसकी टेम्परेचर सपोज इससे ज्यादा है, लॉस विल बी मोर देन गेन। तो दोनों का डिफरेंस लेने के बाद हमारा ये आता है, नेट हीट लॉस हमारा कितना हो गया? डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना? 4 ए एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3 थीटा माइनस थीटा नॉट। जब इतना हीट इस मटेरियल से लॉस हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का मास को हम ले लेते हैं, m इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, एंड c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। समझ में आया? ये जो बॉडी है और इतना हीट लॉस हो गया तो इसकी जो टेम्परेचर है ये फॉल होगा, है? देन कैन आई राइट डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी थीटा। मान लो टेम्परेचर थीटा था, कम हो गया, कितना कम हो गया? थीटा से थीटा डैश हो गया डी थीटा, बट एज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग डी थीटा इज नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? मैंने क्या करा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है हीट लॉस हो गया तो टेम्परेचर इसका फॉल होगा। अब मान लो 50 डिग्री था, 49 हो गया, कितना डिक्रीज हो गया? वो 1 डिग्री। तो मैं एक बच्चों डी थीटा जब लिखते हैं 49 माइनस 1 करते हैं, माइनस 50 करते हैं, तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। देन डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हमारा कितना हो जाएगा? माइनस एम सी डी थीटा बाई डी टी। ओके, माइनस डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी is the rate of fall of temperature, rate of fall of temperature ना, माइनस ये
माइनस डी थीटा बाई डी टी इज द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। इस रेट में टेम्परेचर फॉल हो रहा है। समझ में आ गया? बॉडी का टेम्परेचर, हीट लॉस होगा तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा। सो दिस इज व्हाट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ओके, डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कितना है? के ये हो गया 4 ए एप्सिलॉन सिग्मा। बट जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसकी टेम्परेचर बदलता नहीं है, इसकी टेम्परेचर नहीं बदलता है। ठीक है, इसके टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो ये जो थीटा नॉट है ये फिक्स है, इनटू थीटा माइनस theta naught. Am I right? dq by dt is this one will be equal to minus mc d theta by dt. So this implies that d theta divided by d theta divided by d theta divided by theta minus theta naught will be equal to minus mc divided by 4 a epsilon sigma t naught to the power 3 d theta by this, उल्टा कर दिया मैंने ना, d theta by this will be this by mc आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 a epsilon sigma t naught to the power 3 divided by mc into dt. Am I right? ये जो टर्म है, ये एरिया फिक्स हो गया मटेरियल का। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है ही, सिग्मा भी कांस्टेंट है, टी नॉट भी फिक्स है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फिक्स हो गया, एम कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ये सारे है कि कांस्टेंट में बदल गया। सो लेट मी राइट दैट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। एम आई राइट? समझ में आ गया? सो इसकी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln थीटा माइनस थीटा नॉट will be equal to minus k into t when time t is equal to 0, थीटा is equal to initial temperature। जैसे मैंने कल बताया था, पानी गर्म कर रहे हैं, स्टार्टिंग टेम्परेचर 90 पानी का, बाहर के टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। अब 90 से हो गया इनिशियल टेम्परेचर, बट पानी का टेम्परेचर कभी 90 था, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। एम आई राइट? तो दैट इज द टेम्परेचर एट एनी टाइम t। देन ये कितना हो जाएगा? ln थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा आई माइनस थीटा नॉट। समझ में आया? ln ये इंटीग्रेशन इसकी ln हो गया, पहले अपर लिमिट पुट करो, थीटा माइनस थीटा नॉट हो गया, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो, थीटा के जगह में थीटा आई, तो थीटा आई माइनस थीटा नॉट हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। देन थीटा माइनस थीटा नॉट divided by theta I minus theta naught will be equal to e to the power minus kt. So this implies that theta minus theta naught is equal to theta I minus theta naught e to the power minus kt. So this नहीं, थीटा नॉट तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। हाँ, थीटा आई माइनस थीटा नॉट तो है, ये थीटा माइनस थीटा नॉट ठीक तो है। देन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा आई माइनस थीटा नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी वेयर के इज इक्वल टू कितना है? वेयर के का वैल्यू हमने कितना लिया? 4 ए, नहीं क्यों माइनस तो रखा हुआ है, 4 तो बहुत बोलता है, 4 ए एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय एम सी।
के भी चेंजेबल है। मान लो हमारा हीट लॉस कब ज्यादा होगा, आप देख रहे हो ना बच्चे, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कब ज्यादा होगा, जब एरिया ज्यादा होगा। मान लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेरा फिक्स, ये तो फिक्स हो गया, एयर की टेम्परेचर फिक्स हो गया। तुम्हें पता है ठंडा करने के लिए एरिया ज्यादा करना पड़ता है। तो मेरे को बताओ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यहाँ पे सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज है। ये तो चलो ठीक है, इसका मैं समझा रहा हूं अभी, पहले इसको देखो। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ सरफेस, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। मतलब डी, ये चीजें याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है, ना कि ये डेरिवेशन हमारा किसी काम का है। ये जस्ट एक्सपोनेंशियल कर्व है, इसलिए मैंने बताया कि भाई देखो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर आ गया ना, एक्सपोनेंशियल। कल हमारा इसके ग्राफ कैसे होगा फिर, एक्सपोनेंशियल मतलब ये इनिशियल, ये थीटा, ये टाइम, इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये ग्राफ, ये मैंने डेरिवेशन कराया, कल ऐसे कराया था ना। ये हो गया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, थीटा माइनस थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये ग्राफ है। ठीक, ये इसकी ग्राफ कैसे होगा, कूलिंग कर्व कैसे होगा, कूलिंग कर्व कैसे होगा वो दिखाने के लिए होता है। ये होता है हमारा कूलिंग कर्व का डेरिवेशन। बट इस डेरिवेशन से, इससे हमें न्यूमेरिकल करने में बड़ी दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी, समझ में आ रहा है। इससे हमें न्यूमेरिकल करने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म में इसको सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत होगा, और पहले के कैलकुलेट करना है, ये मजाक नहीं है, इतना बड़ा सारा टर्म लेके के का कैलकुलेट करो, और के टेम्परेचर के हिसाब से बदल जाएगा, बॉडी के एरिया के हिसाब से बदल जाएगा, एम आई राइट। ऐसे नहीं कि एक ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी बदल रहा है, क्या है कि किस टाइप का कांस्टेंट होगा जो बदलता है, सिचुएशन बदल गया तो वो कांस्टेंट का वैल्यू भी बदल जाता है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल करने में हमें दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, पहले ये चीज को नोटिस करो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखो आपकी बाइक में जो इंजन है, हम ऐसे कर सकते थे, इंजन को ऐसे लिए, एल्यूमिनियम में इंजन बनाया, तो एल्यूमिनियम का ऐसे गोलासा कर देते हैं और ये आपका इंजन अंदर काम करता है, इधर गर्म हो जाए चला जाए। बट आपने देखा होगा इंजन का सरफेस को हम ऐसे ऐसे बना रखे हैं, इंजन का सरफेस को कोई देखना चाहो तो बाहर जाके बाइक जो रखे हुए हैं, किसी की भी बाइक आप उठा के देख लेना, साइड में जाके देख लेना, देख के आ जाओ, कौन मारेगा तुम्हें, हम देख लो, इसी का देख लो हैं। एक बच्चा बोल, तू हर बात में बोलेगा, हाँ क्या कह रहे हो, चलाने ले जाएंगे और देखेंगे। यही है ना हमारा लेबर क्लास एटीट्यूड, हमारा लेबर क्लास एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड तो है नहीं है। गाड़ी में लिया तो ड्राइविंग करने में लग गए, लेकिन हम उसके अंदर नहीं सोचे गाड़ी कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, साइंटिफिक एटीट्यूड तो होना चाहिए ना, हमारा है नहीं ना, क्योंकि हम मतलब गुलाम रहे तो गुलामी वाली एटीट्यूड तो रहेगी है। एक बार क्या हुआ, मेरे को एक बच्चे ने मेरे को बड़ा अच्छी चीज सिखाया। यो मानस जब पढ़ रहा था, मेरा बेटा जो पढ़ रहा था ना 11th क्लास में, उसके लिए मैंने बाइक खरीदा, अपाचे खरीद लाया, बड़ी मुश्किल से, मैं प्लाटिना खरीदना था, अपाचे खरीद लिया। तो मैं बड़ा दुखी हो गया, मैं क्यों बेकार की इतना पैसा खर्च कर दिया बाइक में, यो बेकार लाया। मेरा एक क्लास, तुम्हारे 11th क्लास में एक बच्चा कह रहा बाइक आपने ले लिया ना सर, दुखी क्यों हो रहे हो, अब तो ले लिए, कुछ तो कर ही नहीं सकते हो, एंजॉय करना है, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा अब देखना, ये सरफेस ऐसे ही करा हुआ है बाइक में, ऐसे है ना, हैव यू सीन इट, ऐसे ही बना हुआ है, क्यों, ऐसे ऐसे ही होता है इंजन तो,
ऐसे ही बना होता है इंजन का सरफेस। बाइक है ना तेरे पास, और साइकिल है, घर पे बाइक है पापा का, और गाड़ी है। क्या कह रहे हो? कोई कितने सारे बाइक खड़े हैं, सब सारे बाइक में आप ना, देखने में कौन भागेगा, को तो मैं चल पड़ूंगा। तो आप देखो जितने भी बाइक है, उसकी उसकी सरफेस हमारा ऐसे होता है। ये चीज इंटरेस्ट दिया करो, क्यों होता है, क्या होता है, किस लिए होता है। ऐसे ही होता है सरफेस इसकी, है ऐसे ही सरफेस होता है। ठीक, ऐसे होने से क्या होगा, कम वॉल्यूम एरिया ज्यादा, तो हवा ये ऐसे क्रॉस करके ऐसे चला जाता है, तो ज्यादा एरिया को कवर करता है, तो जल्दी कूल होता है और जल्दी रेडिएशन भी होता है। समझ में आ गया? इट कम्स इन कांटेक्ट विथ मोर एयर ऑल्सो। ओके, ऐसे ही आड़ा टेढ़ा करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। आप गरम चावल तो खाते हो, कभी नहीं खाते हो? नहीं खाते हो, और ठंडा ठंडा चावल खाते हो। आप एक काम करना, जैसे ही मम्मी चावल बना ले, इमिडिएटली 2 फुल कटोरी चावल दोनों में लेना, 2 प्लेट में ऐसे रख देना। ठीक, एक में तो फैलाना मत, दूसरे प्लेट में ऐसे फैला देना, कुछ बिल्कुल फास्टर। क्यों? बिकॉज ऑफ मोर एरिया इट विल emit more heat, so that's why it will cool faster। समझ में आ गया? फूंक लगाओ, ज्यादा एरिया में लगेगा और इसमें कम एरिया में लगेगा, वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए मोर इज द एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। सो मान लो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास इक्वल वॉल्यूम की 2 सरफेस है, सेम मटेरियल की 2 सरफेस है, बट इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। व्हिच विल कूल फास्टर? ये, it has got the least surface area, it has got a least surface area, this will cool faster। ठीक है, आप इसको हाथ में ऐसे दबा के छोड़ दो, मतलब ऐसे बना हुआ है, मान लो क्ले टाइप के मटेरियल में बना हुआ है, हाथ में ऐसे दबा के आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दो, कौन कूल करेगा जल्दी? और एक मटेरियल सेम वॉल्यूम का, बट मैं ऐसे बना रखा हूं, व्हिच विल कूल फास्टर? ये 1 2 3, 3 will cool faster, then 1, then 2। Am I right? समझ में आया? ये जल्दी ठंडा होगा, उसके बाद ये ठंडा होगा, उसके बाद ये ठंडा होगा। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि एरिया ज्यादा है, टेम्परेचर सेम होगा और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फिक्स है, तो इसलिए जिसके एरिया ज्यादा है वो कुल ज्यादा जल्दी कुल होगा। फिर डिपेंड करता है। हाँ, ये देखो, ये रिब्स है, ऊपर भी है नीचे भी है, वही वो ढक्कन है ऊपर। अच्छा, दूसरी बात, नेचर ऑफ एरिया कौन सा? ये एक तो एरिया चमकीला कर दो, तो हीट रेडिएट करते करते रिफ्लेक्ट होकर अंदर चला जाएगा। ये जितना चमकीला नहीं होगा, इतना हीट ज्यादा लॉस होगा। Am I right? तीसरी बात, कलर ऑफ द सरफेस, इसलिए मैं सरफेस कोएफिशिएंट यहां पे रखा हुआ है। ब्लैक कलर कर दो, जल्दी ठंडा होगा। क्यों? जैसे ये ब्लैक पहन रखा है, अब सर्दी के टाइम में ब्लैक पहन के धूप में खड़े हो जाओ, जल्दी गर्म हो जाएगा बॉडी। व्हाइट शर्ट पहन के धूप में खड़े हो जाओ, जल्दी गर्म नहीं होगा। एज पर किरचॉफ्स लॉ, याद आ रहा है? तो आपका जितना ये सरफेस ब्लैक होगा, इतना ज्यादा ये हीट बाहर भी देगा, अंदर भी घुसाएगा,
अंदर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन ज्यादा करेगा, मतलब इट विल अप्रोच टुवर्ड्स ब्लैक बॉडी। इसकी वैल्यू 1 के आसपास होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होता है एप्सिलॉन का? 0 से 1 के अंदर होता है। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जितना ब्लैक करो तो इतना अच्छा है। अब देख रहा हूं प्लेयर्स सारे व्हाइट ड्रेस पहनते हैं ना, क्यों? व्हाइट ड्रेस पहनने से क्या होगा? धूप में खेलते हैं, धूप में खेलेंगे तो उसमें हीट रेडिएशन अंदर नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे फील कंपैरेटिवली कूल। अब जो गर्मी के टाइम में क्रिकेट प्लेयर को ऐसे काला काला पहना के भेज दो, भाई खेलो क्रिकेट, उनकी नानी याद आ जाएगा। गर्मी के टाइम में ब्लैक ड्रेस तो मतलब माथा खराब कर देता है, कर देता है नहीं करता है? धूप में चलते हो, आपके ड्रेस ब्लैक हो तो आपका माथा खराब हो जाएगा। ब्लैक ड्रेस पहन के वो खेलते खेलते उनके तो ड्रेस कोड लगा दे, बट असली में फैक्ट यही है। मेरा बात सुनो, इट इज a general dress for players is white, ठीक है? सो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। ये दोनों एरिया और सरफेस कोफिशिएंट, इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एक बार क्लिप लो बेटा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम कूलिंग में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये वाला इक्वेशन यूज करना चाहिए। टेम्परेचर एट एनी टाइम टी, थीटा आई इज द इनिशियल टेम्परेचर। समझ में आया? हमारा जो इक्वेशन आया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, कूलिंग कर्व का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द कूलिंग कर्व इज थीटा इज द टेम्परेचर एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू थीटा नॉट इज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्लस थीटा इनिशियल टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर into e to the power minus kt, where k is equal to कितना? k is equal to 4a epsilon sigma m and c। जितना m ज्यादा होगा k उतना कम होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट उतना कम होएगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। जितना मास ज्यादा होगा, कुछ भी बोले तुम, मैं जो बोलूंगा तो वही बोल दे। ये एम जितना ज्यादा होगा के इतना कम होगा। के कम होगा तो मान लो मेरे पास ग्राफ है ऐसे है, ये ई टू द पावर माइनस के टी। के आपका ज्यादा हुआ तो ये ग्राफ ज्यादा ऐसे ही चला जाता है, एम आई राइट? के कम होगा तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। समझ में आ गया? अब मास ज्यादा हो गया तो के कम हो गया, के कम हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, टेम्परेचर जल्दी फॉल नहीं होगा। ऑब्वियसली ज्यादा मटेरियल की थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होता है, उसमें से हीट लॉस होने के बाद जल्दी टेम्परेचर फॉल नहीं होता। आप एक काम करना, पानी गर्म कर लेना, ओके? पानी गर्म करके 90 डिग्री सेल्सियस तक ले लेना। एक बकेट में फुल बकेट पानी और एक में कम पानी रख दो, सेम एरिया रखो बकेट में। मान लो ग्लास में ले लो या बीकर में ले लो, चारों तरफ से ऊपर से कवर कर दो, सरफेस एरिया उतना रखो। अब देखना कम पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज्यादा पानी कम टाइम में, ज्यादा पानी कम ठंडा होगा, मतलब जल्दी ठंडा नहीं होएगा क्योंकि उसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है। हीट तो उतना ही लॉस हो रहा है बट टेम्परेचर उतना ज्यादा फॉल नहीं हो रहा। क्यों? Q इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी थीटा, है ना? मास ज्यादा हो गया, डी क्यू तो उतना जा रहा है, मास ज्यादा होने की वजह से डी थीटा कम हो रहा है। समझ में आ गया? जल्दी फॉल नहीं होगा। तो इसमें हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन सपोज आया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। आप इससे चलो, हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करेंगे ना, डी क्यू बाई डी टी, ये तो मेन एक्सप्रेशन है कूलिंग कर्व की, बट हमें पता है
डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम सी डी थीटा बाई डी टी। एम आई राइट? यही है ना? समझ में आ गया? एंड डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है? 4a एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3 इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। सो माइनस डी थीटा बाई डी टी, देखो इक्वेशन तो वही यूज कर रहे हैं जो हमने इसको डिराइव किया था, विल बी इक्वल टू 4a एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3 डिवाइड बाई एम सी इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। इट इज द बॉडी टेम्परेचर, इट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। क्या ये एक कांस्टेंट है? yes. ये कांस्टेंट है। सो कैन आई राइट माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। देखो सेम कांस्टेंट से ये वाला इक्वेशन यहाँ पे था, मैंने जो मिटा दिया था, इसी के यूज करेंगे हम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, ना ये वाला यूज करेंगे। वी हैव टू यूज दिस वन, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कैसे यूज करेंगे? मान लो अभी हमारा टेम्परेचर थीटा 1 है, अभी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? थीटा 1 इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एक मिनट, प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, and theta 2 is the temperature after time t। अब इसमें टेम्परेचर डी थीटा का मतलब क्या है? थीटा 2 माइनस थीटा 1, डी टी को मैं टी ले लिया, देखो टाइम टेकन, डी टी इज द टाइम टेकन, बट इसमें मैंने क्या कर गया, यहां पे डी थीटा स्मॉल चेंज और डी टी स्मॉल होना चाहिए, मैं यहां पे एक एवरेज ले लिया। समझ में आया? विल बी इक्वल टू के, अब थीटा क्या है? थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बट बॉडी का टेम्परेचर पहले कितना था, अभी कितना है, फिर थीटा कितना है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इधर से शुरू होता है, ऐसे चलता रहता है, ऐसे डिक्रीज होता रहे। एक टाइम में टेम्परेचर थीटा 1, थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर हमारा कितना है? थीटा 2। यहां से यहां तक को हम अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। समझ में आ गया? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा कितना है? थीटा नॉट, ये तो फिक्स है। यहां से यहां तक दो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, और यहां पे टाइम कितना लगता है? यहां से यहां तक का टाइम लगता है टी। नो डाउट यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट हम थोड़ा सा यहां पे अप्रोक्सीमेशन लेंगे, मान लेंगे कि इस दौरान टेम्परेचर डायरेक्टली सीधा सीधा फॉल हो रहा है। अब देखो इधर से सीधा, फिर आगे से इसको सीधा, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को मैं ऐसे मानूंगा, ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, ऐसे करते करते लूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पे जो टेम्परेचर थीटा एटमॉस्फेरिक सॉरी बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 से थीटा 2 तक हुआ, तो हमें यहां पे थीटा को एवरेज टेम्परेचर लेना है। कितना? थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। मीन्स 90 डिग्री सेल्सियस थे, 80 डिग्री सेल्सियस तक आया आधे घंटे के अंदर, ये टाइम हो गया आधा घंटा। 90 से 80 तक आया, 10 डिग्री सेल्सियस का फॉल हुआ। बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लो 30, ये 90 से 80 तक आया, तो बॉडी का टेम्परेचर ना 90 है ना 80 है, 90 और 80 के बीच में है। हमने मान लिया 90 और 80 डिवाइडेड बाई 2 85 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एवरेज टेम्परेचर इज द टेम्परेचर टेकन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, हाँ ये थीटा नॉट। ठीक है, समझ में आया? ये इक्वेशन को, ये कूलिंग इक्वेशन, अब ये माइनस का मतलब क्या है?
ये माइनस कौन बड़ा है, थीटा 1 या थीटा 2? थीटा 1 बड़ा है। अब ये माइनस को अंदर ले लो, कितना हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई टाइम विल बी इक्वल टू के थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन, राइट। इसको यूज करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन लगभग बराबर है क्योंकि ये दोनों यहीं से डिराइव हुआ है। yes, sir. इसी से ही डिराइव हुआ ना, ये वाला भी डिराइव हुआ, ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट। ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट इक्वेशन है पहले वाला, बट हमें ये यूज करने में आसानी होगी, राइट। एक बार क्लिप लो, मैं अभी क्वेश्चन आपको देता हूं, याद रह जाएगा। नहीं करना पड़ेगा, कंपैरिजन में कट जाएगी। क्या करना ही नहीं है कैलकुलेट, कैसे बचने के लिए सारे काम कर रहा हूं मैं। ओके, कर लिया है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो हमें इसको कैसे अप्लाई करेंगे। A body cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in half an hour. Half an hour. While atmospheric temperature is 25 degrees Celsius. Find the time taken by it to cool further 10 degrees Celsius. Cool further by 10 degrees Celsius. जैसे टाइम लोगे ऐसे टाइम आएगा। आवर में ले लोगे तो आवर आ जाएगा, सेकंड में ले लोगे तो सेकंड आ जाएगा। मैं वहां पे आवर ले रखा हूं। बीच तेरे पास पानी है ना, खत्म कर लिया, सुबह सुबह पानी खत्म कर लिया। फर्दर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, कूल फर्दर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इतने पानी लेकर आता है दिन भर के लिए, भर लेगा क्या? मैं तो ऐसे 5 बोतल पी जाऊं। थ्री बाई 5 हो सकता है, दे अभी से। इतना लंबा क्यों कर दी? ठीक है, ऐसे करना 90/80 divided by half an hour, right, is equal to k into 85 minus 25. Am I right? 85 होगा ना इसके।
अब ये 90 से 80 गया, ये कितना जाएगा 80 से नेक्स्ट 70, ये बाई टी विल बी इक्वल टू के, कितना 75 आएगा इन दोनों का एवरेज, 75 माइनस 25। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, समझ में आया? अब ये 10 ये 10, ये हो जाएगा टी बाई 2 ना, ये हो जाएगा टी बाई हाफ, 2t हो जाएगा ना, है ना, टी बाई हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर 2 चला जाएगा, फिर 2 ये से ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाँ नहीं वो ऐसे नहीं, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, टी बाई हाफ मतलब 2t विल बी इक्वल टू कितना 85 60 डिवाइडेड बाय 50 इतना लंबा के निकालने की जरूरत नहीं है, आ गया ना? तो ये रेशियो मेथड में ठीक रहता है, ठीक। आधा घंटा लगा, ज्यादा टाइम लगा? 3/5 हाफ से ज्यादा है, बड़ा है? ज्यादा लगेगा। जितना बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग रेट कम हो जाएगी। हाँ टाइम बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता कर्व, कर्व हमारा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता ना कर्व, ऐसे है, कूलिंग कर्व ऐसे ही होता है। मान लो ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये कितना टाइम लग रहा है, ये 10 डिग्री बढ़ रहा है ना टाइम, देखो तो ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर चाहे सेम फॉलो। क्यों? बॉडी का टेम्परेचर घटता है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इतना कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर जितना कम होगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट उतना कम हो जाएगा, सो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कम हो जाएगी। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना था, फर्स्ट केस, दो सिचुएशन है, θ1 इज 90, θ2 इज, ये सिचुएशन 1 देख रहे हो ना, θ2 इज 80, राइट? तो T1 इज इक्वल टू कितना, हाफ एन आवर, राइट? सो θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 कितना हो गया, 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू K, 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0, θ0 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, एम आई राइट? 25। सिचुएशन 2, θ1 आपका कितना है 80 से फर्दर 10 डिग्री, मतलब 80 से 70, θ1 इज 80, θ2 इज 70, 10 डिग्री कम होना, फर्दर 10 डिग्री, 90 से 80 आया, फर्दर 10 डिग्री सेल्सियस कम होना है तो 70 तक आना है। बट हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, T2 फाइंड करनी है, समझ में आ गया? θ0 उतना ही है, देन 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाई T2 will be equal to K, 80 plus 70 divided by 2 minus 25, am I right? अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 कितना आ गया, 10 by T1 is equal to K, 85 minus 25 कितना हो गया 60, 10 by T2 is equal to K, ये कितना है 75, 75 माइनस 25 50। अब ये दोनों को करो डिवाइड, के हमारा कट गया, ये 10 कट गया, 0 कट गया, देन ये T2 by T1 will be equal to 6 by 5
T2 is equal to 6/5 into T1, that is 6/5 into half an hour, that is 3/5 hour. कितना हो गया ये? 0.6 आवर, मतलब 36 मिनट। हाँ हाँ, करोगे लंबा पड़ेगा, डिवीजन में कट जाता है, के कैलकुलेट करना ही नहीं है। आप सपोज ऊपर वाला इक्वेशन से के निकालते हो तो ठीक है, हाफ पुट करके निकालो, बट क्यों एक कैलकुलेशन बढ़ाओ जब के हमें चाहिए नहीं। हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन फास्ट करने कर सकते हो, उधर से क्या निकाल के इसमें पुट कर दो, जो एलिमेंट्री तुम करे आते हो, बट ऐसे केस में रेशियो में कट जाता है ये के, ऐसे केस में रेशियो में ये के कट जाती है। 80+70 तो है वो राइट साइड में, लेफ्ट में कर दीजिए। अब समझ में आया? देखो 90 से 80 आने के लिए आधा घंटा लगता है, 80 से 70 आने के लिए 36 मिनट लग गया, 6 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। फिर 70 से 60 आने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। मोस्टली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से होगा, और जो मैंने कहा बॉडी का टेम्परेचर इतना है वो है उससे आएगा। राइट? समझ में आ गया? आ गया समझ में? स्टीफेंस लॉ से क्वेश्चन आ जाता है। स्टीफेंस लॉ से क्वेश्चन, एक क्लिप ले। ले लिया बेटा? स्टीफेंस लॉ से कैसा आता है? स्टीफेंस लॉ क्या है? dq/dt पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा t टू द पावर 4। सीधी सी बात है, dq/dt इज इक्वल टू कितना है? a एप्सिलॉन सिग्मा t टू द पावर 4। ठीक है? अभी मैं स्टीफेंस लॉ के इससे पहले भी डिस्कस कर रहा था। अब इसको कैसे यूज करोगे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में? टू बॉडीज, जैसे मैंने पूछा था, एक स्फीयर है, एक क्यूब है, सेम वॉल्यूम है, किसमें टेम्परेचर जल्दी फॉल होगा? समझ में आ रहा है? और dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या रखे, -mc dθ/dt, दैट इज इक्वल टू a एप्सिलॉन सिग्मा t टू द पावर 4। ओके, और चलो ये तो अलग बात है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आ जाएगा, उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक? एक्चुअली सेंस देखा जाए, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिसकी टेम्परेचर डबल है उसकी रेट ऑफ, इफ टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल, मान लो मेरे पास बॉडी ए है और बॉडी बी है, इसकी टेम्परेचर T है, इसकी टेम्परेचर 2T है, और दोनों का एरिया सेम है, दोनों का सरफेस एरिया सेम, सरफेस एरिया सेम, सरफेस एरिया, देन हीट लॉस किस में ज्यादा होएगा? बी में। तो dq/dt in A is directly proportional to t to the power 4 and dq/dt in B is directly proportional to 2 to the power 4, that is equal to 416, 16 time of t to the power 4. Am I right? So rate of loss of heat of B
इज 16 टाइम्स मोर देन, यहां पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मैंने नहीं लिया, हीट वापस कितना गेन करता है वो नहीं देखना है, कितना ये रेडिएट करता है। देन मैं इसमें कहूं, क्या कहूंगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू dt of B is 16 times dq by dt of A. Am I right? समझ में आ गया? ओके एक काम करना, सोलर कांस्टेंट निकालना, वैल्यू क्या है? लिखो सोलर कांस्टेंट। ले लिया? क्लिप ले लिया? मिटाऊं? आया? अरे यार गूगल में सर्च मारता ना, ये क्यों है डाउट नोट? 1.366। हाँ नहीं दे रखी सर इसमें वैल्यू। ये वैल्यू है, ये है, यही है सोलर कांस्टेंट। ये एक चीज लो, सोलर कांस्टेंट, इधर बातें नहीं, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट हम किसको कहते हैं, ध्यान से सुनो। एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन reaching earth per unit time per unit area। इसका मतलब सोलर कांस्टेंट को मैं एस मान लिया ऑन अर्थ। देखो एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ, मतलब बच्चे ये हमारा सन हो जाए, दिस इज द सन, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा ऑर्बिट ऑफ अर्थ है ना। इधर से रेडिएशन हमारा अर्थ के पास पहुंचता है, अर्थ की एरिया 1 मीटर पर स्क्वायर, मतलब ये डी क्यू बाई डी टी एनर्जी रीचिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is called solar constant S per unit area on earth। समझ में आ गया? It is called solar constant and this its value is 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है, मतलब अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, ये यहाँ पे अर्थ हमारा ये जमीन है, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में सोलर रेडिएशन कितना पहुंचता है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। किलोवाट मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1.4 जूल, 1.4 किलो जूल, 1400 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में पहुंचता है, मतलब सोलर रेडिएशन बहुत स्ट्रांग है। ओके ये हमारा सोलर कांस्टेंट है, राइट। देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन? किसकी टोटल सरफेस एरिया? नहीं, ये परपेंडिकुलरली इधर आके 1 मीटर स्क्वायर में पहुंचता है,
ये हमारा अर्थ है, समझ में आ रहा है? इधर 1 मीटर स्क्वायर में इतना एनर्जी पहुंचता है, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी। इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना खाली अर्थ को दे रहा है वो रेडिएशन। एम आई राइट? मैं एक काम करता हूं, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ये कितना है पता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस ऑफ बिटवीन अर्थ एंड सन। देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम? dq by dt from sun, dq by dt from will be equal to solar constant into area, that is s into pi r square। 1 astronomical unit का वैल्यू 1.4 into 10 to the power 6, देखा ना? मिलियन कितना होता है? निकालो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तुम जो कह रहे हो निकालो, कितना आया? चल गया? ओहो सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। 4 पाई, ये स्फीयर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। मैं गलती से पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अरे मिलियन मिलियन मत बोला करो ना, 10 टू द पावर में बोलो। बार बार मिलियन बोल रहे हो, क्या करूंगा मैं? 10 टू द पावर 8 यूनिट। देखिए 8 मिनट लगता है सन के लाइट पहुंचने में। हाँ 1.49 इंटू चला गया खुलना। हाँ 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। ठीक, तो इसको मीटर में बदल देंगे। समझ में आ गया? तो ये तो फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। देन व्हाट इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम? एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन पर यूनिट टाइम। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन पर, इट इज द एनर्जी रेडिएटेड, ये देखो सोलर कांस्टेंट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ओके, सोलर कांस्टेंट फिक्स है, आर फिक्स है। सो इट इज द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन। देखो 4 पाई आर स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई किया? तो ये एनर्जी जब जा रहा है स्फेरिकली चारों तरफ को जा रहा है, तो पूरा स्फीयर के एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? ये पॉइंट सोर्स हो गया, एनर्जी चारों तरफ को जा रहा है, इन ऑल द डायरेक्शंस। सो ये रेडियस स्फीयर में इतना एनर्जी जा रहा है सेंटर से सरफेस की तरफ। कोई डाउट? स्नेहा? नो। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन पर यूनिट टाइम, राइट? इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये जो हमारा सन है, जो सन है, सन की रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं, am I right? देन ये एनर्जी उसी रेडियस को क्रॉस करके जा रहा है, am I right? If r is the radius of sun, r is the radius of sun, सन का रेडियस हो गया कैपिटल आर, है ना? देन
So this implies that dq by dt will be equal to area 4 pi r square, एरिया ऑफ द सन। अच्छा, सन को हम मान लेते हैं ब्लैक बॉडी, ओके। सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट आ गया, ओके, इनटू T to the power 4. T is the temperature of surface of sun. Am I right? इतना एनर्जी रेडिएट हो रहा है इतने एरिया में, सन का रेडियस r हो गया, सन का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, स्टीफेंस लॉ मैंने पुट कर दिया, और इट इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन। ये दोनों dq by dt सेम होना चाहिए। Then can I write S into 4 pi small r square will be equal to 4 pi capital R square sigma into T to the power 4, 4 pi हमारा कट गया। So T to the power 4 is equal to S into R square divided by capital R square into sigma. So T is equal to S R square capital R square into sigma whole to the power 1 by 4. Then it is the surface temperature of sun. Surface temperature of sun. सन को जाए, सन के पास जाए बिना हम सन की सरफेस की टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, लिख लेना साइड में, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसकी? भाई अर्थ के ऊपर कितना एनर्जी फॉल होता है पर सेकंड, तो ये तो कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन। सन के रेडियस तो हम मेजरमेंट टेक्निक से कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं। सन का रेडियस मेजर कर लिए, ये ऑर्बिट का रेडियस हमें पता है, तो ये दोनों को यूज करके स्टीफेंस कांस्टेंट मेरे को पता है, and I can calculate the temperature of surface temperature of sun. This is how surface temperature of sun is calculated. Got my point? ठीक है, कि रेडियस ऑफ सन का वैल्यू ले लो, स्टीफेंस कांस्टेंट आप पुट करो, वैल्यू कैलकुलेट करके देखना कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी तो है ही, जो परफेक्टली इल्यूमिनेटिंग है तो वो अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी है। सारे टाइप का रेडिएशन वहीं से निकलता है। और सन की सपोज रेडिएशन ना हो, है 6000 डिग्री सेल्सियस, इट इज अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, ये सरफेस की है। वो एटमॉस्फेयर क्या होता है उसका, वो कौन सा सॉलिड है? वो खुद ही गैसियस है, प्लाज्मा स्टेट में है, इतना टेम्परेचर कम भी नहीं है। उसका सरफेस का मतलब क्या है? आग ही है वो तो, बिल्कुल। इट इज जस्ट ए फायरबॉल, इट इज जस्ट ए फायरबॉल। समझ में आ गया ना? जैसे हमारा कैंडल में आग दिखती है ना, ग्लोइंग गैस, इट इज जस्ट ए ग्लोइंग गैस। एम आई राइट? हाँ, ये गैस बाहर छोड़ के नहीं जा पाते हैं क्योंकि दे आर इंटीग्रली अटैच्ड विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ले लिया क्लिप, बढ़िया ढंग से ले ले। क्या वहां से क्यों ले रहे फोटो? हैं, ये आज का ना, आज का तो क्लिप तो जा रहा है, तो उससे क्यों ले रहा है? क्यों? मेरा लिखा तेरा पसंद नहीं आया? बीसी का लेगा हैं प्रिंस? मेरा हैंड राइटिंग तेरा पसंद नहीं आया? फिर बीसी से तो कम से कम बेटर है मेरा हैंड राइटिंग, है?
ये कैसे लिखता हूं है? अच्छा, और एक है बच्चे, मैं आपको एक चीज बताया था, हमारे ई लैम्बडा का ग्राफ कैसे होता है? ई लैम्बडा का ग्राफ एक्सपोनेंशियल, कुछ भी पैराबोलिक भी नहीं है, ऐसे रैंडम है, ऐसे ही होता है। ई लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा, इधर समझ में याद आ रहा है? यस सर। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको। ये ई लैम्बडा का ग्राफ है, एंड दिस इज, आई विल राइट लैम्बडा एम। लैम्बडा एम का मतलब क्या है बच्चे? मैक्सिमम वेवलेंथ। हाँ, इट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द टोटल रेडिएशन। समझ में आ गया? अब सपोज मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, देन ई लैम्बडा भी बढ़ जाएगा। ई लैम्बडा क्या है? ई लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। एम आई राइट? मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो डी क्यू बाई डी टी बढ़ जाएगा, एज पर स्टीफेंस लॉ। डी क्यू बाई डी टी बढ़ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी बढ़ जाएगा तो बॉडी की जो लैम्बडा एम जो है, ये मतलब कलर जैसे मैं आपको कहा था जितना गर्म होगा उतना कलर ऊपर की तरफ जाएगा, रेड से वायलेट शिफ्ट होगी। याद आ रहा है ना? जब एक लोहे को गर्म करेंगे, पहले रेडिश शुरू होगा, उसके बाद डार्क रेड होएगा, ब्राइट रेड होएगा, ऑरेंज होएगा, येलो होएगा, मतलब ऊपर की तरफ वेवलेंथ कम होता है। मोर विल बी द टेम्परेचर, लेस विल बी द वेवलेंथ, मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी। मतलब लैम्बडा एम जो है ये कम होता जाएगा, और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो भी बढ़ जाएगी। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये जो ग्राफ ऐसे ही था, ये ग्राफ शिफ्ट होके ऐसे ही चले जाएंगे, एंड लैम्बडा एम विल शिफ्ट लेफ्ट। इफ इट इज टेम्परेचर T1, it is temperature T2, then it is lambda m। ये T है, ये T डैश है, ये लैम्बडा m, ये लैम्बडा m डैश। सो लैम्बडा m डैश is less than lambda m where T डैश is greater than T। टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्बडा m घटता है। So it is found that lambda m is inversely proportional to absolute temperature। So this implies that lambda m is equal to some constant divided by T, and this law is called Wien's displacement law। Wien's displacement law, okay, where B is called Wien's constant। क्या कह रहा है? व्हाइट लाइट नहीं, स्पेक्ट्रा, उसमें सारे कलर होते हैं, दिखता नहीं है। व्हाइट लाइट है, ये सारे कलर का एक प्रॉपर मिक्सचर है। एक बॉडी को आप गर्म करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी कलराइजेशन बदलती जाएगी। ओके, व्हाइट तब होगा जब ये सारे कलर मिक्स होंगे। ओके, कई बार कब मिक्स होने के बावजूद भी एक कलर, ऐसे तो मान लो येलो दिख रहा है, इसमें व्हाइट भी है, सारे कलर मिक्सिंग हो रहे हैं, बट डोमिनेट कौन कर गया? येलो। समझ में आ गया? तो ये वाइन्स कांस्टेंट का वैल्यू देखना, 5 पॉइंट कितना है? वाइन्स कांस्टेंट आया? ये कांस्टेंट का वैल्यू याद रख लो, 2.999, 2.89 -3। आगे बता, मीटर केल्विन। ठीक है, देखिए ठीक है, मीटर केल्विन। B is called Wien's constant, means
ये लैम्डा एम डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। ठीक, अब तुम्हारा ये वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, हीट ट्रांसफर भी पूरा हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा फिनिश हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा एसएचएम, एक बढ़िया चैप्टर मैकेनिक्स का स्टार्ट करेंगे हैं। आज इतना ही।